स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर नंबर 17 और आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इनसाइड अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी चार्ज पार्टिकल का मोशन अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो वो किस टाइप का मोशन करता है। जैसे कि देख रहे हो यहाँ पर ये कर्व पाथ है, मतलब सर्कुलर मोशन का कुछ पार्ट है, ठीक है। वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले एक बार फटाफट देख लेते हैं। उसके पहले क्या पढ़ा था, डायपोल के सारे केसेस पढ़ लिए थे। किसी भी जनरल पॉइंट पर डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है निकालने के लिए फॉर्मूला पढ़ लिया था, डेरिवेशन आ गया था। आंसर में कितना आया था, kp अपॉन r क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ थीटा क्या है क्लियरली पता था, जो पॉइंट p जिस पे भी हम निकाल इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना एंगल बना रहा है विद द डायपोल मोमेंट, ठीक है। p क्या होता है डायपोल मोमेंट, ये अच्छे से हमने पढ़ लिया था। आज एक नया फ्रेश टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर अगर हम लोग ने वर्टिकली मतलब एट थीटा 90 डिग्री पर अगर किसी भी चार्ज को प्रोजेक्ट कर दिया है ना, तो उस केस में आपका वो चार्ज कैसे मूव करेगा, ठीक है, थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा पर्पस है। फटाफट हेडिंग डालिए और फिगर बनाना स्टार्ट करिए। चलो देखो, ठीक। अब जरा इस फिगर को ध्यान से समझ लेते हैं एक बार वापस से। यहाँ पर ये क्या है, ये तो एक्स एक्सिस है ना, ये क्या है आपका एक्स एक्सिस और एक क्या है आपका वाई एक्सिस। ये क्या है तुम्हारा एक्स एक्सिस है और ये क्या है तुम्हारा वाई एक्सिस, ठीक। ये क्यों बनाया, इसको वापस से मैं इधर से एक अलग बना लेता हूँ ताकि दोबारा से उसमें ओवरलैपिंग ना हो। ये हो गया तेरा वाई, ये तेरा हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है। और ऑब्जेक्ट को कहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसे बना हुआ है, एरोज बने हुए हैं। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को। और ये एरो जहां तक बने हुए हैं वहां पे नीचे देखो एक एल लिखा हुआ है ना। एल का मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां तक है एक्स एक्सिस पर। वो कहां से कहां तक है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है, वो कहां तक जा रही है 0, L, 0 तक। कहां तक, ये आखिरी पॉइंट है एक्स एक्सिस पे जहां से होके आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रही है। इसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिवीजन खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आपका ये क्या एक्सटेंशन, इसको कहते हैं, लिख लीजिए यहाँ पर L को ऐसे लिख लीजिए L, that L be the extension of electric field, small let small l be the extension of इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। समझ में आया, तो एक्सटेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। समझ में आ गया कि इसी रीजन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसके बियॉन्ड नहीं होगी, ठीक है। आगे देखिए, मैं ये वाला फिगर मिटा रहा हूं, मुझे कुछ यहाँ लिखना है, ये आपको समझाने के लिए मैंने किया था। बगल में सेम फिगर बना हुआ है, ठीक। ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर आफ्टर टाइम t let p be the position of charge, ठीक है, ठीक है। मैंने क्या बोला, अगर मैं कहता हूं टाइम t के बाद आपका जो आपका पार्टिकल है वो यहां पाया जा रहा है, ये है तेरा पॉइंट p, ठीक है। ध्यान से देखना, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा सर, x, y होगा। तो x क्या रिप्रेजेंट करेगा कि पॉइंट p x एक्सिस पर कितना अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। पहले अगर हम देखें स्टार्टिंग पॉइंट पर वो x एक्सिस पे कहां था, देखो ना, सिर्फ x के कोऑर्डिनेट्स को देखेंगे, 0 पे, और आफ्टर टाइम t उसकी x एक्सिस पे अगर देखें तो कैसे देखेंगे, शैडो बनाएंगे। तो शैडो जहां पर परपेंडिकुलर जहां ड्रॉप करेंगे पॉइंट p का, और x एक्सिस जहां टकराएगा वही पॉइंट होगा ना x एक्सिस पे। तो यहां पर कितना है वो बताइए, ये है x, 0, ठीक है, सही है। तो अगर मैं, मुझे बेसिक पता है, स्पीड वाला फॉर्मूला याद है, बचपन से पढ़ा हुआ है ना। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस x एक्सिस पे। देखो यहाँ पर x लिख रहा हूं, स्पीड अलोंग x एक्सिस। तो अगर मैं देखूं यहाँ पर, क्यों कैसे मैं कह रहा हूं, क्योंकि जब मैंने प्रोजेक्ट किया था चार्ज को
तो जो डायरेक्शन ऑफ मैंने स्पीड प्रोवाइड किया है, वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो क्या है, अलोंग द एक्स एक्सिस है। तो इसका मतलब है कि मेरे लिए फिर हमेशा v का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग ही रहेगा। ठीक, अच्छा ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, टाइम कितना है तेरा t, तो इसका मतलब है v इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी। x डिस्टेंस से ट्रैवल कर रहा है तो x का इक्वेशन कैसा दिखेगा, vt। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। ठीक है, पोजीशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन टाइम t along x axis will be given by x is equal to vt। ठीक है, समझ में आ रहा क्या? फॉर y डायरेक्शन, अगर मैं कहूं कि y डायरेक्शन की बात करता हूं तो मैं ये देखता हूं कि y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी का कंपोनेंट है क्या, है क्या? नहीं है। ठीक है, तो y एक्सिस में चेंज आया, y भी तो आपका एक तरीके का मैं यूज कर सकता हूँ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या होता था, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ऐसा कुछ पढ़ते थे हम लोग, है ना? तो एक चीज क्लियर है कि इस केस में तो क्लियरली दिख रहा है कि अगर हम बात करें इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, मतलब y एक्सिस के अलोंग कोई कंपोनेंट अगर हो, तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर तो इनिशियल ux लिखूंगा तो वो तो v आ जाएगा सर, क्योंकि देखो आपने यहाँ पर एरो बना के दिखाया भी है कि शुरुआत में जो हम वेलोसिटी दे रहे हैं वो कितनी है, v है। अच्छा ये देखो y एक्सिस में कोई है क्या, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सर ये तो x एक्सिस के अलोंग है, इसमें मतलब y में नहीं होगा, तो uy में क्या कहूंगा, 0। तो मैं y इज इक्वल टू लिख सकता हूँ क्या, uy इंटू टाइम t प्लस हाफ at स्क्वायर या gt स्क्वायर, एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस इनटू t स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या बन गया, y एक्सिस का इक्वेशन। सारी वैल्यू पुट कर लो, सारी वैल्यू पुट कर लो। ठीक है, तो uy क्या है, 0 है, तो इसका मतलब है सर ये हो जाएगा 1/2 ay इंटू टी स्क्वायर। लेकिन सर ये ay कैसे निकलेगा, अब मैं कहूंगा ध्यान से देखो जरा। अच्छा मुझे ये बता बेटा, डाइपोल पढ़ लिया अच्छे से, आप कहेंगे यस सर पढ़ लिया। मैं कहूंगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, चार्ज होता था प्लस क्यू, बेचारा ये अकेला प्लस क्यू, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में मैं एक ही चार्ज की बात कर रहा हूँ, कहते थे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है तो इसका फोर्स कितना बताता था तू, आप क्या बोलते थे, सर ये तो QE के बराबर होगा, यही तो बताते थे ना आप। अच्छा, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे से आ रही है, ये पॉजिटिव, क्योंकि कोई चार्ज का नेचर नहीं है तो हम पॉजिटिव मानेंगे, यही सिखाया था मैंने कि जब नहीं होगा तो अजम्पशन में हमेशा पॉजिटिव। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो ये तो सर किस तरफ चला गया, along the electric field, तो ये हो गया QE, फोर्स लग गया। और हमने पहले ही यहाँ अज्यूम क्या कर लेना है, यहाँ लिख देते हैं लेट स्मॉल m बी द, ये पहले भी लिख सकते थे, पहले भी लिख सकते हो, बी द मास ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक है, चार्ज पार्टिकल का मास कितना है, स्मॉल m। तब क्या होगा सर, अकॉर्डिंग टू, इसके आगे मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, F एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना? तो ay की वैल्यू क्या होगी, F अपॉन m, और F कितना है, अब एक्सटर्नल मिटा के मैं क्या लिख दूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? तो ये क्या आ जाएगा, ay इज इक्वल टू QE अपॉन m। ठीक, अब ध्यान से देखना, ये इक्वेशन नंबर तेरा हो गया 2, ये तेरा हो गया इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। ठीक, यहां क्या आ जाएगा बताइए, y इज इक्वल टू 1/2 QE अपॉन m, ay है ना, इंटू टी स्क्वायर, है ना? अच्छा आप बताओ t की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं,
टी की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं यहां से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया तेरा इक्वेशन नंबर नया इक्वेशन 4, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 t इज इक्वल टू x अपॉन v, है ना, x इज इक्वल टू vt नहीं बेटा, हाँ वहां से किया है, देन y विल बी इक्वल टू 1/2, आराम से पढ़िए, q अपॉन m इनटू x की वैल्यू क्या जाएगी, t की वैल्यू क्या जाएगी x अपॉन v का होल स्क्वायर, देन y विल बी इक्वल टू 1/2 qex स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा फाइनल फॉर्मूला, y इज इक्वल टू 1/2 QE अपॉन mv स्क्वायर इनटू x स्क्वायर। ध्यान से देखोगे एक जनरल इक्वेशन होता है किसका, किसका होता है, ग्राफ का, ठीक है, कौन सा, पैराबोलिक ग्राफ का, क्या होता है y इज इक्वल टू kx स्क्वायर, है ना, y इज इक्वल टू kx स्क्वायर, k क्या होता था, कांस्टेंट, है ना, यहाँ पर k क्या है, ठीक है, सो दिस इज इक्वेशन ऑफ, सो दिस इज इक्वेशन ऑफ पैरा, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कैसा पाथ ट्रेस करेगा, बताओ, एक सर्कुलर पाथ को ट्रेस करेगा, ठीक है, तो अब यहां से अगर हम, चलो ठीक है, इतना नोट कर लो, फिर आगे बताएंगे, चलो ये डन हो गया, यहां पर लिखिए 2 पॉइंट लिखिए, 2 पॉइंट लिख लीजिए स्पेशल केसेस बना के, अगर हम बात करें टोटल डेविएशन की, क्या बात करें, टोटल डेविएशन की मैं बात करना चाहता हूं, ठीक है, इन द ट्रैजेक्टरी, इन द ट्रैजेक्टरी, ठीक है, ट्रैजेक्टरी JEC है, ठीक है, विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ज्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है, बहुत आसान सी बात कह रहा हूं, ऐसा लग रहा है कि ये कैसे टेक्निकल वर्ड है, डेविएशन कहने का मतलब है कितना ये डिफ्लेक्ट होगा अपने पास से, हमने बुलेट क्या कहते हैं स्ट्रेट लाइन, लेकिन जाके चला ये कर्व पाथ को ट्रेस कर रहा है ना, इसलिए कहते हैं डेविएशन हो रहा है, तो कितना होगा, हमने तो बीच में कहीं ले लिया, पॉइंट पी के लिए सॉल्व कर दिया, तो हमारा फॉर्मूला तो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, तो टोटल लेना है तो फिर पूरी आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सटेंशन लेनी पड़ेगी, तो पूरे फॉर्मूले में क्या चेंज हो जाएगा, सिर्फ आपका x चेंज क्या आ जाएगा L, तो y इज इक्वल टू क्या जाएगा 1/2 QE अपॉन m v स्क्वायर इनटू, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है, अगर मैं ये भी कहता हूं इसके आगे एक और पॉइंट बना लेते हैं, एक तो हो गया, एक और पॉइंट बना लेते हैं, सब इंक्लूड कर देंगे, अगर हम यहाँ पर टाइम पीरियड की बात कर लें, ठीक है, अगर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, टाइम पीरियड की, तो टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूं तो मैं कह रहा हूं कि अगर अभी मैंने जो बीच में किया था ना, ये फॉर्मूला बनाया था, ये फॉर्मूला बनाया था ना x इक्वल टू vt, अगर मैं टोटल जो कह रहा हूं, अब मैंने तो ये पॉइंट p के लिए किया था, अगर मैंने बोल दिया कि अगर टोटल टाइम पीरियड कितना लग रहा है, कैपिटल T लग रहा है, कैपिटल T इज अ टाइम पीरियड जिसमें कि आपका क्या हो रहा है, आपका ऑब्जेक्ट ओरिजिन से लेके आपका जितना इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है वहां तक जाता है, तो अगर उसको टाइम टी लग गया इस फील्ड को एग्जिट करने में, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा,
उस केस में बहुत सिंपल सा है, आप कहेंगे सर वही फॉर्मूला यूज कर लो, x इज इक्वल टू v इंटू कैपिटल T हो जाएगा और t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, T is equal to x अपॉन v। लेकिन सर x तो आप पॉइंट P के लिए थे ना, तो सिंस x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L फॉर फुल एक्सटेंशन of electric field, ठीक, then T will be equal to L upon V, ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे ये कोई फॉर्मूला नहीं था, ये आपको नॉलेज ऑलरेडी होगी, बेसिक है बहुत, फिर भी बस वैल्यू पढ़िए। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो डिस्टेंस है वो L है, ठीक। तो अब स्पीड पता है, टाइम नहीं पता है, तो टाइम निकालना है तो L टोटल एक्सटेंशन है, और स्पीड हमने जो प्रोजेक्शन दी दिया था कितना था, v स्पीड से हमने प्रोजेक्ट किया था, है ना, तो ये हो गया। तो पैराबोलिक पाथ को ट्रेस करेगा हमारा ऑब्जेक्ट। यहां पर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब एक टॉपिक रह गया है सिर्फ कैपेसिटेंस, ठीक है, जिसको अलग से हम एक चैप्टर बना के पढ़ते हैं, क्योंकि कैपेसिटेंस 2 बार पढ़ना पड़ेगा। एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक में है, ठीक है, कैपेसिटर के बारे में, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पैरेलल एंड सीरीज कैपेसिटेंस जो कि इलेक्ट्रिसिटी में होता है, तो दोनों को क्लब करके एक साथ पढ़ेंगे। अभी क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे, अगले जो भी आपका सेशन होगा आफ्टर Q&A। अभी क्या करने जा रहे हैं, Q&A करेंगे, मतलब ढेर सारे सवाल लगाएंगे, ठीक है। चलिए, उसमें PYQs होंगे काफी, तो आप लोगों की काफी ट्रेनिंग हो जाएगी। प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, प्रूव दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट p and rotational inertia I is 1/2 pi under root p upon I for a small amplitude about its equilibrium position in a uniform electric field strength E। अच्छा, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर उन बच्चों को प्रॉब्लम होगी जिनका रोटेशनल मैकेनिक्स बेकार है, मतलब जिनको 11th नहीं आती है, ठीक है, तो वो सिर्फ फॉलो करेंगे। जब हम लोग पढ़ेंगे रोटेशनल मैकेनिक्स तो उस टाइम पे इसको कवर अप कर देंगे, ठीक है। चलिए देखिए भाई, तो कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले जो आता है हमेशा से फिगर बना लेंगे। हमने हमेशा बोला है ना, फिगर बनाओ और क्वेश्चन सॉल्व करो। फिगर बनाने से आधी जरा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाती है, ठीक है। एक फोर्स इधर लगेगा, ये माइनस क्यू है, ये क्या है, ये क्या हो जाएगा तेरा, माइनस क्यू, डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस क्या है यहाँ पर, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, फॉर इक्विलिब्रियम नेट फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्या होता है, 0। इक्विलिब्रियम यही तो होता है। तो जरा जल्दी जल्दी बताओ, यहाँ पर अगर हम बात करें, क्वेश्चन वापस से देख लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहाँ ऑसिलेशन करना, मतलब ऑसिलेशन क्या होता है, ऑसिलेशन क्या होता है, ये देखो, ये अब बहुत हल्का सा ना, ऐसा कुछ लचीला चाहिए हमको, देखो, जब इस तरीके से कोई मोशन कर रहा है, ठीक, अब ये इस तरफ जा रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, टू एंड फ्रो, इसी को तो ऑसिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो ऑसिलेशन आपका 11th में पढ़ा होगा। तो कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी जो है ऑसिलेशन की, ठीक, किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट p की, इसमें रोटेशनल इनर्शिया कितना है, I क्या होना चाहिए आपका, रोटेशनल इनर्शिया, मतलब आपको सॉल्व नहीं करना है, अगर दिमाग लगाओगे सिर्फ वैल्यू I पुट कर देनी है, ठीक। तो कह रहे हैं स्मॉल एम्पलीट्यूड अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ होगी, सोचो थोड़ा सा, ऐसी कौन सी कंडीशन है जब आपका इक्विलिब्रियम में होगा। दो ही ओरिएंटेशन तो होते हैं सर, जब ये पॉजिटिव यहाँ हो जाए और निगेटिव, तो ये हो जाएगा आपका डाइपोल मोमेंट, और ये हो जाएगा आपका माइनस क्यू ही, और ये हो जाएगा प्लस क्यू, दोनों अपोजिट हैं और लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग है, नेट फोर्स 0 हो गया। एक तो इक्विलिब्रियम ये हो गया, दूसरा क्या, इसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और एक क्या हो सकता है सर, ये पॉजिटिव यहाँ, नेगेटिव यहाँ, ठीक, और ये हो गया आपका QE, और ये हो गया आपका अभी भी ये इक्विलिब्रियम में तो है, लेकिन ये स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया, ये डायपोल मोमेंट हो गया, ठीक। अब वो कितना कितना एंगल बना रहा है ये आप समझिए, ठीक। अब आप सोचो, तो P और E के बीच की बात हो रही है, ठीक, P और E के बीच की बात हो रही है,
तो अभी ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तो आप कहेंगे सर नहीं है ना इक्विलिब्रियम में, क्योंकि ये अभी एक एंगल थीटा बना रहा है। तो चाहिए क्या, इक्विलिब्रियम पहुंचना है तो एक रीस्टोरिंग टॉर्क चाहिए। अब ये वर्ड क्या यूज कर रहे हैं, रीस्टोरिंग वर्ड का मतलब हो गया कि वापस से इक्विलिब्रियम में जाना चाहते हैं। तो कैसे जाएंगे, जब एक टॉर्क लगेगा, ठीक, तो अब हमने कुछ वर्क किया होगा इसको इस ओरिएंटेशन आने के लिए, तो टॉर्क कितना होगा, माइनस पी साइन थीटा। नहीं बच रहा, सब कुछ आपको पढ़ा दिया गया है। देखो फॉर्मूला क्या होता था टॉर्क का, बताओ भाई, पीई, बताओ, पी साइन थीटा। चेंज भी तो कर रहे हो बेटा, चलो ठीक है, छोड़ो, करो, ट्राई करो। टॉर्क आपको याद नहीं है, पी साइन थीटा होता था, थीटा कैसा है इस बार, थीटा जीरो। जीरो से आप ले आ रहे हो थीटा पे ना, तो यहाँ निगेटिव हो गया ना, तो करो रीस्टोरिंग टॉर्क, तो अपोजिट डायरेक्शन लगेगा। ये एंगल थीटा पॉजिटिव इधर हो गया, आपने वर्क किया, इसके अगेंस्ट टॉर्क चाहिए आपको, ठीक है, इसके अगेंस्ट चाहिए, तो आपका जो टॉर्क होगा वो निगेटिव होगा ना, ठीक है, इस तरफ, ठीक। तो माइनस पी साइन, रीस्टोरिंग वर्ड यूज कर रहे हैं ना, तो अगर फॉर थीटा इज वेरी स्मॉल, नहीं पता है तो ये आपको पता होना चाहिए, जब थीटा बहुत छोटा होता है देन साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, सो द इक्वेशन विल बी टाउ इज इक्वल टू माइनस पी थीटा, ठीक है, ठीक। यही से इनर्शिया एंट्री करता है, यहां से रोटेशनल नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर इसका एंगुलर एक्सेलरेशन, जब कोई सर्कुलर मोशन करता है तो उसका एक एंगुलर एक्सेलरेशन होता है जो कि क्या होता है, अल्फा। तो जो टॉर्क है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, देन टॉर्क विल बी इक्वल टू इनर्शिया ऑफ द बॉडी इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन, टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें तो अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा विल बी इक्वल टू टाउ अपॉन आई, देखते ना वहीं पहुंचेंगे वापस से, ठीक। देन अगर हम देखें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, टाउ की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, ठीक है, पी थीटा पुट कर सकते हैं ना, ये कितना आ जाएगा, पीई थीटा अपॉन आई, ठीक। अब यहां से फिर से 11 की जरूरत पड़ेगी, जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ते हैं, रुक जाइए जरा, मुझे एक स्लाइड ऐड करनी है। जब आप सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ते हैं तो वहां पर अल्फा का रिलेशन होता है। अच्छा थीटा क्या होता है, अगर थीटा नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। थीटा अगर आप जानते नहीं हो तो जान लीजिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन। अब देखो तुम लोग को यहां से एक चीज सीखने को मिलेगी कि चीजें कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं अगर लैक ऑफ नॉलेज हो और चैप्टर्स के बीच का लिंकेज ना पता हो। कभी सोचा कि रोटेशनल मोशन इतना परेशान कर सकता है आपको, जहां पर भी सर्कुलर मोशन हो गया, जिस भी चैप्टर में ध्यान रखना वहां पर रोटेशनल मैकेनिक्स लगनी है। जब डाइपोल आ गया और जहां टॉर्क आ गया, मोमेंट ऑफ फोर्स आ गया, तब तो सर्कुलर मोशन की बात शुरू हो गई। यहां पर सारे रोटेशनल मैकेनिक्स तो लगने, तो क्वेश्चंस जब फ्रेम होंगे एग्जाम में तो उसमें जानबूझकर रोटेशनल मैकेनिक्स का यूज करेंगे। अब रोटेशनल लग गया और उसमें ऑसिलेशन आ गया, मतलब उसी को आधा काट दिया, तो फिर क्या बन जाएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, आखिरी वाला चैप्टर, ठीक है, आखिरी का वेव्स एंड ऑसिलेशन चैप्टर है, ठीक है, अलग अलग 11th में पार्ट 2 में वहीं से फिर से इक्वेशन यूज करूंगा, ठीक। तो यहां से देखो फ्रॉम SHM क्या हो जाएगा, अल्फा विल बी इक्वल टू, अल्फा वैल्यू क्या होगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा, ठीक है। अब ध्यान देना कि ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, सर माइनस अल्फा, माइनस नहीं ले सकते रूट के अंदर ना, तो क्या हो जाएगी, अल्फा अपॉन थीटा, ठीक है। अच्छा ये क्योंकि माइनस साइन से उसके नेचर को रिप्रेजेंट करता है, उससे कोई मतलब नहीं है, फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका मतलब यही है कि उसके नेचर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट अल्फा अपॉन थीटा, ठीक। अब यहां से क्या आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू पुट करो जरा, ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां क्या आया था, पी थीटा अपॉन आई थीटा, ये कट जाएगा, ये कैसे कर दिया मैंने, ये पीछे लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां से ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट पी अपॉन
आई आई, ठीक, खत्म हो गया। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, क्वेश्चन में क्या निकालना था, फ्रीक्वेंसी ना। क्या होता है फ्रीक्वेंसी, ओमेगा अपॉन 2 ये सब 11th है बेटा, सारी चीजें 11th है। यहाँ पर कुछ भी 12th हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं, सिर्फ कंडीशन डायपोल की, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की आपको समझाने के लिए मैंने यूज किया, बाकी सब 11th लग गया। तो ये क्या आ जाएगा, ओमेगा की वैल्यू पुट कर दिया, कितना आ गया, ये 1/2 पाई इंटू अंडर रूट पी अपॉन। तो एक तरीके से ये क्वेश्चन नहीं है, ये तुम्हारे नोट्स ही है, क्वेश्चन के फॉर्म में तुम्हें डेरिवेशन करा रहे हैं, ठीक है। चलो समझ में आया। तो क्या क्या चीजें वापस से रिवीजन करने की जरूरत है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के इक्वेशंस क्या क्या होते हैं, और रोटेशनल मैकेनिक्स में टॉर्क का एक फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला, इसको याद करना है तो याद कर सकते हो, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा होता है। अब अगर आपको ये नहीं पता है कि सर ये इनर्शिया क्या होता है, तो प्रॉब्लम है, तो फिर आपको 11th का सेशन करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप 11th का सेशन करिए मेरा और उसमें देखिए, ठीक है। इन जनरल अगर इनर्शिया जानना है तो हम लोग पढ़ते हैं ना न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, क्या होता है, कोई बॉडी रेजिस्ट करती है अपने स्टेट ऑफ चेंज को, उसी को इनर्शिया कहते हैं। तो जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में होती है या रोटेशनल मोशन में होती है, अब वो जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है अपनी स्टेट को चेंज होने में, जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, एक्सटर्नल टॉर्क लगा रहे हैं, तो उसी कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, समझ गए। चलिए नोट डाउन करिए फटाफट। हो गया। चले आगे बढ़े, चल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तीन चार्जेस हैं आपके, है ना, माइनस क्यू, प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, ठीक है। लोकेशन देख लो वापस से पहले, यहाँ पर ये आपका एक प्लस क्यू हो गया, एक प्लस क्यू यहाँ हो गया, और एक आपका माइनस क्यू यहाँ हो गया, ठीक है। अब तुम लोग कहोगे ये कहाँ से आ गया, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस से भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ डायपोल का भी कंसेप्ट ले आ दिया, क्योंकि पेयर में अगर होगा तो क्या बन जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट नेचर के दो चार्जेस को सेपरेट कर दीजिए एक फिक्स्ड डिस्टेंस से, तो क्या बन जाएगा, डाइपोल बन जाएगा। देखिए आर सिचुएटेड इन एक्स वाई प्लेन एट पॉइंट 0, -a, देखो यहाँ पर पहला चार्ज, दूसरा 0, ये दूसरा चार्ज, और तीसरा चार्ज क्या है 0, +a। फाइंड द पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस पॉइंट r, ये तुम्हारा पॉइंट P हो गया, जिसकी दूरी कितनी है r, where r is much greater than a in a direction making an angle q from the y axis, from ये थीटा होगा बेटा, क्यों नहीं होगा, टाइपो एरर है, माफ करिएगा। तो ये आपका एंगल अगर बना रहा है थीटा, तो कह रहे हैं बताओ भैया कि पॉइंट बी पर पोटेंशियल कितना होगा, जल्दी से बताओ, ट्राई करिए, अपना पूरा लॉजिक लगाइए। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी पॉइंट P पर अगर किसी एक चार्ज के कारण पोटेंशियल निकालना है तो क्या करेंगे, V = kq/r। फॉर्मूला क्या होता है, V = kq/r, ठीक। दिमाग लगाओ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा सकते हो तो वो लगाओ। तो मेरे को तो सिर्फ दो ही दिख रहे हैं, ठीक, देखना ध्यान से, मैं एक बार इससे निकाल लूंगा, ठीक है, इसके कारण निकाल लूंगा, और एक बार इनके पेयर के हिसाब से निकाल लूंगा। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। नीचे डाइपोल है तो उसके लिए एक हेडिंग पढ़नी पड़ेगी तुमको समझने के लिए, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट पॉइंट P, जो कि अभी पीछे पढ़ के आए हैं आज स्टार्टिंग क्लास यहीं से बेटा, क्या कर रहे हो, रिवीजन करो थोड़ा बहुत यार, ये लिखा हुआ है, ठीक, ठीक है। अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकला हुआ है, आपको पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल वाले में जाइए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट वाला केस कहाँ गया भाई, कहाँ है, कहाँ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हाँ ये,
ठीक है, पी कॉस थीटा के पी अपॉन आर, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये के ही तो है, के पी कॉस थीटा अपॉन ये 1 अपॉन लिखा हुआ है ना, यही तो होता है के। हाँ ठीक है, वेक्टर फॉर्म में भी लिख के दिखा दिया था मैंने, तो अब तो कर लो, अब तो सिर्फ सीधे आंसर बताना है। तो सर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल तो आपने सिखाई दिया है ना, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के हिसाब से b at p will be due to, ठीक है, एक तो आपका ये हो गया, ठीक है, ध्यान से देखो, मैं इसको भी हटा देता हूं और इजी हो जाएगा। एक और चीज मेरे दिमाग में आ गई, मैं वो सिखा देता हूं आपको। मैं कह रहा हूं डायपोल बनाना है ना मुझे, देखो ध्यान से देखो, देखो इधर देखो, ध्यान से देखो, सीखने कुछ मिलेगा। अच्छा अगर मैंने इसको मार्क किया तो उस टाइम पे भी मैंने यही सोचा था कि अगर यार ये वाली डिस्टेंस r दी हुई है, मेरी बात सुनना ध्यान से, एकदम दिमाग खुल जाएगा, तो अगर मैं यहां से लूंगा तो चेंज हो जाएगी, पोजीशन चेंज जाएगी, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी ना, यही मार्क करने के तुरंत बाद दिमाग में आया था, इसीलिए जब मैं लिखने जा रहा था तो मैंने चेक किया। अच्छा अगर मैंने फर्स्ट चार्ज को इसको मान लिया पोटेंशियल ड्यू टू प्लस q, ठीक, तो फिर पोजीशन पॉइंट p कितनी हो जाएगी r, और इसके बाद मैंने इस प्लस q और माइनस q को एक साथ डाइपोल बना दिया, तो इसका मतलब अगर इसको डाइपोल बनाएंगे तो ये जो आपका मिड पॉइंट से ही तो लेते हैं डाइपोल के केस में, अगर नहीं याद आ रहा है तो फिर से फिगर देख लो यार, लास्ट कहां गया, ये देखो कहां से लिया, मिड पॉइंट से ना, यही सिखाया था ना मैंने। अच्छा अच्छा, अरे तो उस केस में भी ऑटोमेटिकली जो डाइपोल से जो दूरी होगी पॉइंट बी की कितनी होगी, आर ही होगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है ना, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, इसका मतलब vo प्लस v ड्यू टू डाइपोल। अच्छा v वो तो बहुत सिंपल है, k q अपॉन r स्क्वायर, r माफ करना, k q अपॉन r, यहां क्या हो जाएगा, k p cos ऑफ थीटा अपॉन r, ठीक है। अब p को अगर लिखना चाहें हम चार्ज के फॉर्म में, ताकि मैं कुछ कॉमन ले सकूं नीचे, हाँ ये ठीक है, यहां पर k और p क्या होता है भाई बताओ, q इंटू, अब क्या है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है a, तो 2a हो जाएगा, है ना, cos थीटा अपॉन, अब जो कॉमन ले सकते हो ले लो, क्या कॉमन ले सकते हैं, k q अपॉन r, तो क्या 1 प्लस 2a cos थीटा अपॉन r, यही तुम्हारा ठीक है, ये तुम्हारा आंसर, ठीक है। चलें आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करिए, बताइए क्या क्वेश्चन कह रहा है, जल्दी से देखिए और आंसर बताइए। A region consists of uniform electric field E and uniform gravitational field G, ठीक है, perpendicular to each other, a particle of charge Q and mass m begins to move in this region, deduce the equation for its trajectory। अरे अभी जस्ट पढ़ के आए हैं, अभी जस्ट पढ़ के आए हैं आप, तो जरा मुझे बताओ, ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर लेना है, इसके अंदर एक कोई चार्ज पार्टिकल है जिसकी वैल्यू कितनी है q और मास कितना है m, तो उसकी ट्रैजेक्टरी कैसी होगी। पिछली बार अच्छा जो मुझे बताओ, जो आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड थी, इलेक्ट्रिक फील्ड थी, क्या वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर थी, जो मैंने बनाया था अभी फिगर, तो फिर बना लो तुम अपने हिसाब से, दिमाग लगाओ।
जल्दी जल्दी बताओ इक्वेशन क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लेना पड़ेगा, ऐसे लेना पड़ेगा ना, हो गया काम, है ना। ये क्या है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक। और अब आपका ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो गई, नीचे की तरफ। कुछ समझ में आ रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो गई, डाउनवर्ड। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए ना, यही तो क्वेश्चन कह रहा था। अब इसके अंदर चार्ज पार्टिकल को तुम दौड़ा दो, तो अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल को इसके अंदर इंटर कराएंगे, कहां से, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यहां से तुम इंटर करा लो, चलो तुम यहां से करा लो, या तुम यहां से करा लो, इधर से करा लो, इट डजंट मैटर, कहीं से भी करा लो। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अब इसका पाथ कैसा दिखेगा, सोच के बताना। पिछली बार तो अलोंग एक्स एक्सिस था, क्या इस बार अलोंग एक्स एक्सिस हो सकता है, हाँ। यहां लिख देता हूं डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। पिछली बार भी पैराबोला था, इस बार पैराबोला होगा, लेकिन ये जो पैराबोला है वो किसके अलोंग होगा, इक्वेशन बस चेंज हो जाएगा, कुछ भी इतना दिमाग में लगाना है। अब जो है पहले तो बन रहा था कैसा, ऐसा बन रहा था, है ना, और x का इक्वेशन लीनियर था, लेकिन इस बार आपका प्रोजेक्शन किस तरफ से हो रहा है, इधर से ऐसे बनेगा, हाँ? चलो छोड़ो, ये बताओ किसी भी पॉइंट P पर रख देते हैं, ऐसे कभी सीखो अभी चीजें, अगर नहीं आती है तो सीखो। ये पॉइंट P हो गया, ये तुम्हारी x एक्सिस हो गई, ये तुम्हारी y एक्सिस है, सीखिए। अरे ये x हो गई और ये, माफ करना बेटा, बोल सही है लिख गलत नहीं, ये y हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया x। सुना ध्यान से, अब मान लेते हैं कहीं बीच में पड़ा हुआ है ये पॉइंट P, कभी सॉल्व करना है, ग्राफ देखना ऑटोमेटिक बन जाएगा। अच्छा जरा मुझे ये बताना, पिछली बार जो फोर्स लग रहा था, मेरी बात सुनना ध्यान से, जो फोर्स लग रहा था वो किधर, ऊपर की तरफ लग रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्या भाई, ठीक है। इस बार क्या हो रहा है, इस बार जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो इस तरफ लग रहा है, क्यों नहीं लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से आ रही है, चार्ज पार्टिकल को इधर ही लगेगा ना फोर्स, ठीक। अच्छा, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, यही तो होगा, यही होगा ना भाई साहब। अच्छा चलो, तो अभी एक चीज क्लियर है, पिछली बार जो एक्सेलरेशन था वो क्या था, एक्सेलरेशन कैसे निकल रहा था आपका, बताओ, y एक्सिस के अलोंग, किसकी वजह से, आपके इस वाले फोर्स की वजह से। x एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स था नहीं, था ना पिछली बार। इस बार x एक्सिस में भी फोर्स है और y एक्सिस में भी फोर्स है ना, कि नहीं है। तो यहां से समझ के चलो कि अगर मैं x के लिए सॉल्व करूं तो मेरा x का इक्वेशन कैसा होगा, देखो जरा ध्यान से, यहां क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ, u x t प्लस हाफ a x t स्क्वायर, ठीक। और इस बार अगर मैंने ऊपर से प्रोजेक्ट किया था, ठीक है, इस तरह प्रोजेक्ट किया, along the y axis था, तो x कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी विल बी 0, ये क्या हो जाएगा, ux क्या हो जाएगा 0, x इज इक्वल टू हाफ ax इंटू टी स्क्वायर। अब ये ax क्या है, तो ax न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से अकॉर्डिंग टू NLM क्या हो जाएगा भाई, ax इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, फोर्स कितना लग रहा है इसके ऊपर, QE, और मास कितना है इसका, m। तो x का इक्वेशन कैसा दिखने लगेगा, बताओ, 1/2 QE अपॉन m इंटू टी स्क्वायर, यही आपका इक्वेशन है। ये बोला ना, रिड्यूस द इक्वेशन फॉर इट्स ट्रेजेक्टरी, ठीक है। अच्छा, अब जरा मुझे बताओ कि एक्सेलरेशन अलोंग y क्या होगा, जब ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, g के बराबर। हाँ, कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर 11th नहीं आती है आप लोगों को, मैं देख रहा हूँ आज आपको क्लास में
बड़ा ही दिक्कत हो रहा होगा। इसका कारण क्या है, आपकी 11th कमजोर है। ठीक है, 11th अच्छे से पढ़िए, मेरे सेशन को करिए, आ जाएगा। यहाँ पर जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में आता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, तो सीख लो ये चीज, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में ही है। वर्टिकली डाउनवर्ड अगर उसमें फोर्स लग रहा है तो उस समय जो एक्सेलरेशन आएगा उस फोर्स की डायरेक्शन में वो कौन सा होगा, उसके लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होगी। तो ए वाई का कंपोनेंट क्या होगा, स्मॉल जी के बराबर होगा। ठीक है, तो y मतलब y एक्सिस का ट्रैजेक्टरी कैसा होगा, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a upon g। कहां से, कैसे बताओ, सोच के बताओ, a अपॉन g कैसे हो जाएगा, a अपॉन g बोल दिया तुमने, बताओ, वो भी एक्सेलरेशन है यार, ये y निकालना है बेटा, क्या पढ़ रहे हो आप, हैं? जल्दी से बताओ बताओ, यही इक्वेशन यूज कर लो। ठीक है, अब मैंने कहा इस क्वेश्चन में ऐसे पार्टिकल लेते हैं, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर इनिशियल, ठीक है, एक मिनट सुनो, एक मैंने यू वाई बोला था ना, देखो इसको पढ़ो। रीजन कंसिस्टिंग ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड जी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, पार्टिकल ऑफ चार्ज q एंड मास एंड बिगिंस टू मूव। इसका मतलब है कि वो कहां से स्टार्ट कर रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट हो गया तो मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, u y क्या है 0, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ a बाई टी स्क्वायर, या फिर इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 gt स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से तुम्हारे दो इक्वेशन बन गए। ठीक है, अब x और y इक्वेशन पहले और दूसरे इक्वेशन का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एक फॉर्मूला बना सकते हैं या इक्वेशन बना सकते हैं। वो क्या होगा, जल्दी से बताओ। y डिवाइड कर दो ना, y अपॉन x कर दो, इक्वेशन और ट्राइजेक्टरी क्या बन जाएगी, डिवीजन करके देखो। मैं एक स्लाइड ऐड कर रहा हूं, एक स्लाइड ऐड कर रहा हूं, अगर आपको इसमें दिक्कत ना हो तो। ठीक है, देखो, so we got two equations, one is y is equal to 1/2 gt square, इक्वेशन नंबर, इसको 1 ही मान लो ना फिर, अगर पहले लिख दिया। और एक इक्वेशन हमें क्या मिल गया, x is equal to, बताओ क्या आता, 1/2 QE upon m into t square, this is your equation number 2। इसको डिवाइड करेंगे तो from 1 and 2, या फिर 1 divided by 2, यही कर लो तुम, डिवीजन ही दिखा दे। ठीक, तो क्या आ जाएगा, y upon x will be equal to 1/2 gt square upon 1/2 QE upon m t square। जो चीजें कट सकती हैं उनको काट दिया जाए। ठीक है, तो क्या बन जाएगा बेटा, g upon y upon x is equal to mg upon QE, या फिर y is equal to mg upon QE into, यही तुम्हारा इक्वेशन। ठीक है, ठीक है, नोट करिए। मैंने बोला था कितनी बार कि जब तक फॉर्मूलेस याद नहीं होंगे क्वेश्चन लगाने में मजा नहीं आएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ जरा, अब मुझे बताना, इधर सुनो, अभी खत्म नहीं किया मैंने। अब मुझे बताओ कि मैंने क्यों ट्रांजैक्शन नहीं बनाई, क्योंकि ये एक कैसा इक्वेशन बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन मोशन करता हुआ इक्वेशन। देखो ना, लीनियर इक्वेशन का मैंने क्या सिखाया था, एकदम सिंपल सी बात ना, कुछ अनपढ़ भी रहेगा तो देख के बता देगा इक्वेशन को। अगर वेरिएबल की पावर कितनी 1, तो इक्वेशन कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन। तो इस केस में ट्रैजेक्टरी कैसी होगी, ट्रैजेक्टरी विल बी
विल बी स्ट्रेट। कुछ सीखा? पहले ग्राफ के पीछे नहीं भागेंगे, पहले हम लोग इक्वेशन के पीछे भागेंगे। और स्टार्ट कहां से करना है? x, y ले लो, ठीक है, कोई पॉइंट भी ले लो फील्ड के बीच में। यहां जैसे ही करते हैं तुम्हें क्या मिल जाएगा? फोर्स मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे की तरफ। इससे तुम्हें क्या मिलेगा? ग्रेविटेशनल वाले से तुम्हें क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन मिल जाएगा, ठीक। अब इसकी वजह से हमारे पास सेकंड इक्वेशन है ना, x एक्सिस और y एक्सिस निकालने के लिए पोजीशन चेंज तो दोनों तरफ हो रही है ना, y पे भी हो रही है और x पे भी हो रही है, उस हिसाब से हम यहाँ पर लोकेट कर लेंगे। अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ पे छोड़ दिया, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है तो ये इस तरफ चला जाएगा, ऊपर से कर रहा है तो नीचे की तरफ आ जाएगा। समझ में आ गया? इंटर कहाँ से करवा रहे हो उसके हिसाब से देख लो, बस इतनी सी बात थी। मैंने नीचे की तरफ लिया हुआ है तो मेरा ये हो गया, आप अपने हिसाब से ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया? ठीक, ये एक अच्छा क्वेश्चन था जिसमें दिमाग आपको लगाना है, ठीक है। इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। ये आपका लास्ट जो टॉपिक मैंने पढ़ाया उसके ऊपर क्वेश्चन हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करें। देखो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग पीवाईक्यूज पे आ जाएंगे। अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पार्टिकल आर इनिशियली एट अ डिस्टेंस आर, ठीक है। तो यहाँ प्रोटॉन है तो इसका मतलब क्या है? चार्ज स्मॉल ई, और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन हो गया ई माइनस, ठीक है। ये गलत है, टाइपो एरर्स हैं, ठीक है। ये अल्फा पार्टिकल होगा। क्या ये अल्फा पार्टिकल है? ठीक है, अल्फा पार्टिकल है। तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है भाई साहब आपका? उसकी वैल्यू ट्वाइस ऑफ प्रोटॉन के बराबर होती है। मैंने फिगर से देख के समझ लिया गलती क्या है। पार्टिकल आर इनिशियली एट डिस्टेंस आर अपार्ट, ठीक है। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। चाहिए अल्फा लिखा नहीं, लग रहा है ए। एट अ लार्ज सेपरेशन होगा बेटा, ठीक है, फ्रॉम प्रोटॉन, ठीक है, फ्रॉम प्रोटॉन आफ्टर बीइंग रिलीज्ड। चलिए काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। बहुत भयंकर नहीं है क्वेश्चन। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखो फिर से 11th। देखो तुम अब एक चीज सीखे, कुछ इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ना है, मोशन पढ़ना है, तो कहाँ जाना पड़ेगा? 11th को वापस से बस 4-5 फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज कर लेने हैं, ठीक है। चलिए बताइए भाई, टोटल एनर्जी सिस्टम की क्या होगी? और कोई फॉर्मूला चार्ज के टर्म में? सोचो, k²/r कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है क्या? हाँ, जब ये स्टार्टिंग में रहेंगे, क्योंकि सेपरेशन r रहेगी तो उस टाइम पे पोटेंशियल कितनी होगी? क्या हो जाएगी भैया? रेस्ट पे है तो उस समय काइनेटिक तो 0 रहेगी, लेकिन वहां पर अगर हम r² लिख दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, वो फोर्स का बन जाएगा, ठीक है। ये क्या है आपका? पोटेंशियल एनर्जी बन गई। कितनी आ गई? 2ke²/r, ठीक है। और अगर इनका मोमेंटम की बात करें, मतलब चेंज इन पोजीशन जो आ रहा है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ, अगर आपका मोमेंटम आफ्टर रिलीज वो क्या है? कांस्टेंट है, इसका मतलब क्लियरली है E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द m, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द m तो मतलब वही बात हो गई ना। तो इनके रिस्पेक्टिव मास के हिसाब से एनर्जी में कितना चेंज आएगा? देखो ये 4 टाइम्स ऑफ, इसका मास कितना होता है? 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल का। तो एनर्जी में कितना चेंज आएगा? अगर रेशियो निकालेंगे तो एनर्जी ऑफ प्रोटॉन कितना आएगा बताओ? 4/5 टाइम्स ऑफ, ठीक है, ठीक है। इनिशियल एनर्जी मतलब इस समय जो एनर्जी है, ठीक, रेशियो निकाल दिया तो यहां से कितना आ जाएगा? इसकी वैल्यू हो जाएगी 4/5 टाइम्स ऑफ कितना आएगा ये? इनटू 2k²/r, ठीक है। और एनर्जी ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा?
अल्फा क्या आ जाएगा भाई बताओ, 1/5 एनर्जी इनिशियली जो है आपकी, और यहाँ कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू 1/5 इंटू 2 के स्क्वायर अपॉन, इसको याद कर लो, ये सब एक तरीके से डेरिवेशन ही करा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़े। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब हम लोग टॉपिक वाइज Q&A करेंगे। मैं यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा खत्म हो गया, अब स्टार्ट करेंगे हम लोग Q&A। तो मैं रिकॉर्डिंग पॉज करूंगा और दोबारा से नई रिकॉर्डिंग करूंगा, ठीक है।